Hello everyone, this is Sana Parveen here. This is lecture number 4 of Solving MCQs of the chapter Human Reproduction. ये वीडियो से हमारा मकसद ये रहेगा कि हम NCERT नीट एग्जाम के लिए बाय हार्ट कर सकें। जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वो ऐसा पैटर्न है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर आप वीडियो को पॉज करोगे। आप देखोगे कि इफ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन वी विल सी और यू कैन इवेलुएट योरसेल्फ कि आपने कितने सही आंसर्स आपके आए हैं और कितने आंसर्स गलत आए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो से एकदम आपका जो एनसीईआरटी है ये पूरा का पूरा बाय हार्ट हो जाएगा लाइन टू लाइन, क्योंकि हर लाइन के ऊपर हम एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पीरियड ऑफ बर्थ टिल प्यूबर्टी विच सेल्स डीजेनरेट इन द ओवरी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी हिट करने तक के जो फीमेल्स होती है उनके बॉडी में, उनके ओवरी में कौन से सेल्स होते हैं जो डीजेनरेट हो रहे होते हैं। ऑप्शंस आर उगोनिया, ऑप्शन बी ओवा, सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल। कौन से सेल्स हैं जो डीजेनरेट होते जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेशिया। ओके, तो क्योंकि इस प्रोसेस का नाम फॉलिकुलर अट्रेशिया है, तो यहाँ पे क्या डीजेनरेट होने वाला है, प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट होंगे। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये एनसीईआरटी का कुछ पैराग्राफ यहाँ पे हमको गिवन है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज oogenesis। oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेच्योर फीमेल गैमीट बनता है, जो कि डिफरेंट है। जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उससे oogenesis डिफरेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो oogenesis है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स ओगोनिया आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। फीटस के हर ओवरी में कितने गैमीट मदर सेल बने हुए होते हैं, अ कपल ऑफ मिलियन। नो मोर उगोनिया, बच्चा पैदा होने के बाद, लड़की पैदा होने के बाद उसके ओवरी में और ज्यादा उगोनिया बनते नहीं है। ये जो सेल्स बने हैं फीटल ओवरी के अंदर, ये सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और ये प्रोफेज 1 के अंदर एंटर हो जाते हैं, मियोटिक डिवीजन। दे एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन, और वहां पे लोग टेम्पररीली अरेस्ट हो जाते हैं। एंड दीज आर नाउ कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। तो जो सेल्स फीटस के ओवरी में बने थे वो अरेस्ट हो गए हैं, उनका आगे फर्दर सेल डिवीजन आगे नहीं होगा। उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। अब यहाँ से एक्चुअली जो हमारा स्टेटमेंट है वो लास्ट वाला स्टेटमेंट है। ईच प्राइमरी oocyte then surrounds by a layer of granulosa cell which is called as the primary follicle। a large number of these follicles, which follicles, these follicles मतलब किसके बारे में बात हो रही है पैराग्राफ में, प्राइमरी फॉलिकल के बारे में बात हो रही है। प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो देखो इसका बोलने का मतलब क्या है कि जब बेबी गर्ल है, फीटस है ये, तो इस बेबी फीटस गर्ल के, फीटस फीटस फीमेल फीटस के बॉडी के अंदर हर ओवरी में कितनी ओवरी है, इसके पास ओवरी 2 है, तो हर ओवरी में कपल ऑफ मिलियन सेल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगा, कपल ऑफ मिलियन सेल्स। एक्चुअली हम यहाँ पे एक्चुअल टर्म्स या एक्चुअल नंबर्स नहीं देख रहे, क्योंकि हमने हमारे डिस्कशन एनसीईआरटी को रिस्ट्रिक्ट किया है। हम ज्यादा आगे का फ्यूचर डिस्कशन इन वीडियोस में हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कपल ऑफ मिलियन सेल्स। अब जब ये बच्ची बड़ी होती है, ये बच्ची क्या होगी, बड़ी होगी, प्यूबर्टी हिट कर देगी, प्यूबर्टी हिट कर देगी। तो बर्थ के टाइम से प्यूबर्टी के टाइम तक बहुत सारे इसके बॉडी के अंदर जो एग सेल्स हैं, इसको हम यूजुअली एग सेल्स नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte सेल्स का नंबर प्यूबर्टी हिट करते करते इन प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर, प्राइमरी यहाँ पे हम फॉलिकल्स लिखेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम फॉलिकुलर अट्रेशिया बोलते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फॉलिकल आर सराउंडेड बाय सेल्स नोन एज ग्रैन्युलोसा, म्यूकोसा, सेरोसा और ग्रैन्युलोमा।
प्राइमरी फॉलिकल, ये फीटस की ओवरी है, मतलब ये फीमेल की ओवरी है। इस ओवरी के अंदर क्या होने वाले हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे और सेकेंडरी फॉलिकल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है। अब ये सेल को एडिशनल और भी कुछ सेल्स सराउंड कर लेते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन सके। तो हमको यही पूछा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल आर सराउंडेड बाय विच टाइप्स ऑफ सेल्स। प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल कौन से सेल्स से सराउंडेड होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ग्रैन्युलोसा सेल से ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स को सराउंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्शरी फॉलिकल इन ओवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। हम कैसे पहचानेंगे कि जो फॉलिकल है ये टर्शरी फॉलिकल है? बाय द प्रेजेंस ऑफ फंडस, एंट्रम, वैक्यूल और कैविटी। ये सारे हमारे प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। जो टर्शरी फॉलिकल है इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये टर्शरी फॉलिकल है? तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रम के नाम से जाना जो कि एंट्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। तो एंट्रम हमको दिख गया, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टर्शरी फॉलिकल बन चुका है। नेक्स्ट, द मेच्योर टर्शरी फॉलिकल इज नोन एज। जब टर्शरी फॉलिकल मेच्योर हो जाता है तो हमने सीक्वेंस अभी तक क्या देखा है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। अब ये टर्शरी भी क्या करेगा, मेच्योर हो जाएगा। तो जो मेच्योर टर्शरी ओवरी, मेच्योर टर्शरी फॉलिकल है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवम, ओगोनिया, ग्राफियन फॉलिकल और पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे हम मेच्योर टर्शरी फॉलिकल को? ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ग्राफियन फॉलिकल उसको बोला जाता है। टर्शरी जब मेच्योर होगा तब बनाएगा जीएफ, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर होने के बाद बनेगा। ओके, द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू, टर्शरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाता है, मेच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट इज गिवन हियर। ये ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर। यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल को मार्क नहीं किया हुआ एनसीईआरटी में। टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये आपको दिखाई दे रही है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रम बोल रहे हैं, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो जैसे आपको दिखाई देगा कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन चुकी है तो उसका नाम हम दे देंगे टर्शरी फॉलिकल। ये मेच्योर होके क्या बनाएगा, जीएफ बनाएगा, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ठीक है। तो वही हमको पूछा गया, टर्शरी फॉलिकल जब चेंज होता है तब क्या बनता है, मेच्योर फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन अराउंड ग्राफियन फॉलिकल, वन सेकेंड, आई जस्ट टेक द कलर। हाँ, the membrane around Graafian follicle is known as zona fasciculata, zona reticularis, zona externa और zona pellucida। क्या हम बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, अभी हमने यहाँ पे देखा ना ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। आई हाईलाइट द स्ट्रक्चर अगेन नाउ, वेट। ये ग्राफियन फॉलिकल, इसके ग्राफियन फॉलिकल के साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? ओके, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। जेड पी लेयर इसको सराउंड करके रखता है, ठीक है। ओके, तो हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं एनसीईआरटी वाला। सेकेंडरी oocyte forms a new membrane called as zona pellucida surrounding it। सेकेंडरी oocyte forms a new membrane which is surrounding it, which is called as the zona pellucida। ओके, तो आंसर हमारा जोना पेल्यूसिडा है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय बी इन द फिगर। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवम, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, पेरिविटलाइन स्पेस और जोना पेल्यूसिडा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई विल हाईलाइट दिस थिंग हियर सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये ओवम के साइड में जो स्पेस है ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये वाला स्पेस। ओके, बी रिप्रेजेंट करा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरीविटलाइन स्पेस। इसको हम अगर एनसीईआरटी के डायग्राम से देखेंगे तो सारे सारे मार्किंग वहीं पे मेंशन्ड होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है ओवम के सराउंडिंग में, इसको हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट इन द फिगर? ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर के अंदर? अभी हमने देखा था ना कि जो ओवम है अंदर का, इसको एक लेयर सराउंड करती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व करके आए हैं। तो जो ए है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, स्पर्म, पेरिविटलाइन स्पेस और जोना पेल्यूसिडा। जो ये लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है जोना पेल्यूसिडा, जेडपी। इस लेयर का नाम है जेडपी। जेडपी के अंदर क्या है? पेरिविटलाइन स्पेस, पेरिविटलाइन स्पेस। ओके, उसके बाहर क्या है? जोना पेल्यूसिडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सी रिप्रेजेंट इन द डायग्राम? ये सी हो गया, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी हमने सवाल देखा हुआ था। तो सी रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, स्पर्म, पेरिविटलाइन स्पेस और जोना पेल्यूसिडा। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ओके, it is representing cells of कोरोना रेडिएटा। तो ये जो बाहर का पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, जस्ट हाईलाइट दैट अप। ये जो हमको बाहर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिख नहीं रहा कलर एक्चुअली। हाँ, ये जो हमको बाहर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये हमारा है कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स है ना, कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं सी। इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सी क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ओके, वाह। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओवम है सेंटर में, उसके साइड में जो पिंक कलर का पार्ट है वो है पेरिविटलाइन स्पेस। उसके बाद में जो पिंक के बाद में जो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में है, दैट इज जोना पेल्यूसिरा। उसके बाहर जो लाइट ग्रीन कलर में है, दैट इज सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे स्पर्म्स आके उसको फर्टिलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफियन फॉलिकल, द ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस। ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करता है? सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ओवम और बोथ ए एंड बी। ग्राफियन फॉलिकल क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट बोल रही हूँ मैं। ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करता है? व्हाट इज इट रिलीजिंग? ओके, आंसर क्या है हमारा? सेकेंडरी oocyte। देखो, ये अगर हमने ग्राफियन जीएफ ले लिया, ग्राफियन फॉलिकल ले लिया, अंदर का जो oocyte है ना, ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? ये सेकेंडरी oocyte के स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके साइड में क्या रहेंगे? वही जो सराउंडिंग मटेरियल जो अभी हमने डिस्कस किया था। यस, तो जब जब जीएफ फट जाएगा, जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, तब बाहर क्या निकल के आता है? सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आता है। ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वीडियोस का मकसद कंटेंट पढ़ाना नहीं है, ये वीडियोस का मकसद है एनसीईआरटी बाय हार्ट कराना। और आपका इवैल्यूएशन आपने करना है कि आपको कितना आ रहा है। तो वी आर जस्ट लुकिंग एट द एमसीक्यूज एंड द ऑप्शन। और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें फैक्चुअल है जो आपको पता होनी चाहिए, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन इन वीडियोस में हम डाल नहीं पा रहे हैं। अगेन हम रिपीटिंग, जब आपको इसके मतलब या तो फिर नोट्स चाहिए या पीपीटीज चाहिए पूरे मतलब नीट बायो के लिए, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट है। टेलीग्राम, ये वाली पीपीटी भी टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सनाज बायोकेमिस्ट्री। सनाज बायोकेमिस्ट्री, the same name as the name of the YouTube channel. The release of the ovum from the ovary, ये ओवरी हो गई है। यहाँ से जब ओवरी एग रिलीज कर देगी, इस प्रोसेस को, एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, oogenesis, पार्चुरेशन और गैमेटोजेनेसिस। व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस एज? ओके, आंसर क्या है इसका? ओव्यूलेशन इसको हम बोलेंगे। जब ओवरी एग को रिलीज करेगी तो इसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन प्रोसेस। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म्ड इन oogenesis, oogenesis के टाइम पे जो पोलर बॉडीज है वो कितनी पोलर बॉडीज बनती है? 2130। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देख ले हम। टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म्ड इन oogenesis। देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, ये oogenesis का प्रोसेस है। oogenesis का प्रोसेस है। oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis। तो इस प्रोसेस में कितनी बॉडीज बन रही हैं यहाँ पे गिवन है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है एंड सेकेंड पोलर बॉडी है, तो कितनी पोलर बॉडीज बनी है? दो बनी है ना, 1 and 2। 1 and 2, वे रिस्ट्रिक्टिंग है टू एनसीईआरटी। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन विच बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है उस फेज को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्क, oogenesis और ओव्यूलेशन। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है मेनार्क। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है प्यूबर्टी हिट करने के बाद में, तो उसको हम मेनार्क बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड एज मेनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कितने दिनों का होता है? 15, 15, 16, 30, 31, 28, 29 और 25, 26। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका 28, 29 डेज का होता है एवरेज इंटरवल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। ओके, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आंसर? 28, 29 डेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द डैश ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवम रिलीज हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से टाइम पे? ओवम रिलीज होता है स्टार्टिंग में रिलीज हो जाता है, बीच में रिलीज होता है, टर्मिनल पे रिलीज होता है और ऑल्टरनेटिव पे रिलीज होता है। ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग वेयर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर द टॉपिक, ओके, और द सब्जेक्ट। तो आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर यहाँ पे है वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच। कौन से दिन पे रिलीज होता है? 14th डे पे रिलीज होता है ना, 14th डे पे रिलीज होता है। तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे की है, 14th डे पे एग रिलीज हो रहा है, तो बीच में हुआ कि नहीं हुआ? मिडल में हुआ। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिडल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए रिप्रेजेंट इन दिस डायग्राम? ए कहाँ पे है? ये यहाँ पे ए है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जस्ट हाईलाइट दिस अप सो दैट यू कैन, नॉट हाईलाइट एक्चुअली मीन जूम इट इन। ओके, देखिए यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे ये वाला, ये पार्ट क्या बता रहा है? this here, what is that showing us? Okay, so A, what does A represent in the figure? Blastocyst, implantation, morula और cells। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हुआ है ना, इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है? ये जो मदर की यूट्राइन वॉल थी, यूट्राइन वॉल के यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट आ गया ना, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जब यहाँ पे जाके चिपक जाता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो ब्लड फ्लो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो यूजुअली कितने दिन तक लास्ट करता है? 6 to 7 डेज, ऑलमोस्ट 7 डेज, 3 to 5 डेज और 1 to 2 डेज। एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इट इज गोइंग टू लास्ट यूजुअली फ्रॉम 3 to 5 days। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज
when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Next question, lack of menstruation may be indicative of, अगर menstrual cycle नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी, रूटीन वर्क स्ट्रेस, या तो प्रेग्नेंट है फीमेल, या तो काम का स्ट्रेस है उसको, या तो उसकी हेल्थ पुअर है, या तो ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इसका क्या है? ऑल ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, तो हम इसका एनसीईआरटी का डेटा देख लेते हैं। अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ है, मेंस्ट्रेशन मेंस्ट्रेशन नहीं हुआ है, cannot say menstrual cycle, menstruation नहीं हुआ है, lack of menstruation इज एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर पीरियड्स नहीं हुए मतलब प्रेग्नेंट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ यही एक रीजन है कि प्रेगनेंसी इसलिए पीरियड्स नहीं आ रहे, नहीं, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया या खराब हेल्थ हो गई। तो ये तीनों भी रीजन है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं पीरियड्स नहीं होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, in females gonadotropin attain a peak level at to which day of the menstrual cycle? menstrual cycle जो 28 डे का साइकिल है, इसमें कौन से दिन पे जो गोनाडोट्रोपिन से एकदम ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में बन जाते हैं? 15th डे, 14th डे, 28th डे और 29th डे। गोनाडोट्रोपिन क्या होता है? एलएच एंड एफएसएच, एलएच एंड एफएसएच कौन से टाइम पे, कौन से दिन में, कौन से दिन पे 28 डे के साइकिल में कौन से दिन पे गोनाडोट्रोपिन, एलएच एंड एफएसएच सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, 14th डे। अभी हमने देखा था ना 14th डे, 14th डे पे ये सबसे ज्यादा एलएच एंड एफएसएच रिलीज हो जाता है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कंटेंट, क्योंकि उसी के ऊपर आगे भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि मैं सब डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो फिर वही क्वेश्चन होता है, तो फिर वी आर नॉट डिस्कसिंग। ओके, so gonadotropin, LH and FSH, both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, that is the 14th day of the cycle. Next question, LH surge causes, LH surge मतलब एकदम LH क्या हो गया, एकदम ज्यादा अमाउंट में LH बन चुका है। LH एकदम ज्यादा अमाउंट में बनने से क्या होता है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज ऑफ ओवम, एंडोमेट्रियम शेडिंग, और बोथ ए एंड बी। क्या हो रहा है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। एलएच ज्यादा हो गया, एलएच ज्यादा होने की वजह से, एलएच एकदम ज्यादा हो गया, उसके ज्यादा होने की वजह से जो जीएफ है ये फट जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा और ओवम रिलीज हो जाएगा। तो दोनों हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल फट रहा भी है और ओवम भी रिलीज हो रहा है। सो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएच सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ, एलएच सर्ज एकदम एलएच का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है और ओवम रिलीज हो जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। द ओव्यूलेशन फेज इज फॉलोड बाय, ओव्यूलेशन का जो फेज है उसके बाद कौन सा फेज आएगा? जेस्टेशन, ल्यूटियल, मेंस्ट्रुअल और oogenesis। आंसर क्या है इसका? ओव्यूलेशन फेज के बाद आता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज आता है। कैसे हो गया? 28 डे का साइकिल है, उसमें जो स्टार्टिंग वाला है वो हम बोलेंगे मेंस्ट्रेशन, मेंस्ट्रेशन। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं? उसके बाद में हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। उसके बाद में 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। उसके बाद में ल्यूटियल फेज आता है, ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद कौन सा फेज है? ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल, एक बार ओव्यूलेशन हो गया मतलब ये जीएफ था, जीएफ फट गया, इसमें से ओवम रिलीज हो गया। अब ओवम रिलीज होने के बाद जो बचता है पार्ट वो क्या हो जाता है? सो क्या बन जाता है? जीएफ किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस पेल्यूसिडा, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस मैट्रियम, ओके। ठीक है, देखिए हम इसका आंसर, जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है तब ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा उसका, ठीक है, जीएफ अभी कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीटेड बाय, जो प्रोजेस्टेरोन है ये कौन सिक्रीट करता है?
कॉर्पस जर्मिनेटिवम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस पेल्यूसिडा। प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? देखो ये जीएफ था, जीएफ फट गया था, फटने के बाद वहां से ओवम निकल गया। अब ये जो ओवम है ये प्रेगनेंसी कराएगा, प्रेगनेंसी, इसका एक फेट जो है ओवम का, ये प्रेगनेंसी करवा सकता है। यस, अब ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, तो ये जो जीएफ है हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन कराया जा सके। तो आंसर हमारा हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हो जाएगा? इट विल प्रोलिफरेट, इट विल डीजनरेट, इट विल रीजनरेट, इट विल डिवाइड। क्या हो जाएगा? ओके, आंसर क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई, तो हमको कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए रहेगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, वीडियोस का मकसद ये है कि हम एनसीईआरटी की हर लाइन को, हर वर्ड को बाय हार्ट कर सकें। और जब बाय हार्ट चीजें कब होंगी? जब आप उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को वो बोलते हैं कि हम मतलब हमको आता है चैप्टर, तो मकसद चैप्टर आना नहीं आना वो नहीं है, मकसद है रिवीजन, मकसद है हमारा रिकॉल करना। ठीक है, ओके, तो रिकॉल करना इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियोस हमारे जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। The stage in human female when menstrual cycle ceases at the age of 50, 50 की उम्र के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है फीमेल्स के अंदर, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? ओवोपॉज, मेनार्क, मीनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन। आंसर क्या है? पॉज लग गया है तो मीनोपॉज हो गया है। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 years of age, this is called as menopause. Next question, once the sperm is injected into the female genital tract, एक बार sperm जो female genital tract के अंदर आ जाता है, which junction is primarily concerned with meeting of the sperm with the ovum? यहाँ पे if I draw this, okay, जैसे हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे स्पर्म आ गया और यहाँ से एग रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया, स्पर्म आ रहा है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम स्पर्म और ओवम की मेटिंग के लिए मेटिंग के ऊपर फोकस करते हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, क्योंकि जो जंक्शन यहाँ पे है इसको हम एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो ड्यूरिंग coitus copulation semen is released by the penis into the vagina, which is termed as insemination. The motile sperms swim rapidly, passes through the cervix, enter into the uterus, and finally reaches the ampullary region of the fallopian tube. ampullary region में जब वो पहुंचेगा fallopian tube के, तो वहां पे fertilization हो जाएगा। all copulation do not lead to pregnancy, मतलब सारे ही कॉप्यूलेशन जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ये प्रेगनेंसी में लीड नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या है कि सारे ही कॉप्यूलेशन या क्वाइटस से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? तो कौन सा स्टेटमेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट इज ovum and sperm should be transported randomly to ampullary ischemic junction. The ovum and sperm should be continuously transported to
ampullary ischemic junction. The ovum and the sperm should be simultaneously transported to ampullary ischemic junction or none of these. तो आंसर इसका क्या है? देखो, आपको अगर किसी से मिलना है, अगर स्पर्म को ओवम से मिलना है, तो जिस टाइम पे स्पर्म आ रहा है उसी टाइम पे ओवम को भी आना चाहिए। अभी हमने देखा था कौन से रीजन में इनकी मुलाकात हो रही थी, कौन से रीजन में ये लोग मिल रहे थे? एम्पुलरी रीजन में मिल रहे थे, राइट। तो एम्पुलरी रीजन में जब एग आएगा तभी स्पर्म को भी आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों को साइमल्टेनियसली आना पड़ेगा, तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी। नहीं तो पहले स्पर्म आ गया, एग आया ही नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, या एग आ गया, स्पर्म नहीं आया आया तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके। तो इट हैज टू बी अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट, इट हैज टू टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ऑप्शन सी। Next, the sperm comes in contact with the dashed layer of ovum to cause fertilization. Zona radiata, perivitelline layer, zona pellucida or zona fasciculata. The sperm comes in contact with the dashed layer of ovum. ओवम के, अभी हमने पीछे देखा था ना ओवम का स्ट्रक्चर, कितने सारे हमने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा हुआ है ओवम का। तो ओवम के कौन से लेयर से स्पर्म आके कांटेक्ट करता है? कौन से लेयर से आके स्पर्म आके कांटेक्ट करता है? यहाँ पे ओवम एकदम प्रोटेक्टेड बैठा हुआ है, क्वीन है ना, तो एकदम प्रोटेक्टेड बैठी हुई है। कौन से लेयर से आके स्पर्म आके कांटेक्ट करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा से आके वो स्पर्म क्या करने वाला है? आके स्पर्म जेडपी से चिपक जाएगा, जोना पेल्यूसिडा से। ठीक है, ओके। तब तभी फर्टिलाइजेशन होगा, या हमको फर्टिलाइजेशन करवाना है ना, तो फर्टिलाइजेशन तब होगा। नेक्स्ट, वंस अ स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, एक बार एक ओवम से स्पर्म फ्यूज कर जाता है, ठीक है, ओवम और स्पर्म मिल चुके हैं एक दूसरे से, तो और स्पर्म्स आके इसको, और स्पर्म्स आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाएंगे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना? सिलेक्टिव परमिएशन थ्रू ओवम, specific spatial arrangement of corona radiata cell, change in the membrane of zona pellucida, ovum releases toxic substances killing other sperm. So इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, you can pause the video when you want to answer the question. आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज जेडपी। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, जैसे कि ये ओवम हो गया, इसके साइड की जो लेयर है वो कौन सी लेयर थी? वो जेडपी लेयर थी ना। तो जो जेडपी लेयर है इसमें चेंजेस आ जाती है, जेडपी लेयर हार्ड हो जाती है, इसीलिए बाकी के स्पर्म्स अब एंट्री नहीं ले पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, एक बार स्पर्म ने जेडपी से आके कांटेक्ट किया, फिर स्पर्म क्या करेगा? ऐसे तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसा स्पर्म आ गया, ठीक है, ओके। तो after entry of the sperm into cytoplasm of the ovum, which of the following event will take place? कौन सा इवेंट यहाँ पे टेक प्लेस करेगा? तो सबसे पहले देखो ऑप्शन, हमको जो देखना है कि अंदर जो वाला जो सेल था वो क्या था? वो सेकेंडरी oocyte था ना, सेकेंडरी oocyte। तो ये वाला तो निकल जाएगा, ये सेकेंडरी oocyte है, तो ये प्राइमरी oocyte वाला, ये तो ऑप्शन निकल जाएगा हमारा। यस और नो? क्योंकि वहां पे प्राइमरी oocyte दिया हुआ है। फाइन। तो आगे हमको देखना है, आगे देखेंगे तो कौन सा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा? ये मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, ये कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, ओके। तो आंसर हमारा हो जाएगा मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte. This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal, so it will again form the unequal unequal bodies. Okay, तो आंसर क्या है हमारा? meiotic division of secondary oocyte. Next, last question, the human female has which of the following sex chromosome pattern? female में कौन सा sex chromosome pattern है? XX होता है। So that was all for today's video. बाकी के question हम next video में solve करेंगे। Thank you for watching the video. Please share it with your friends so that everyone will be benefited.